नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। दिल्ली का मतदान संपन्न हो गया है। मतदान संपन्न होने के बाद जो एग्जिट पोल होते हैं, उन एग्जिट पोलों ने इस बार जिस तरह के परिणाम दिखाए हैं, उसके आधार पर इस समय मानकर चला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 1998 के बाद 1998 में जब राज्य 1993 में राज्य बनने के बाद पहला चुनाव हुआ था दिल्ली में, तो 1998 में चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी और 2003 में गई और पिछले अब लगभग 22 वर्ष हो जाएंगे, सारे 21 वर्ष तो हो ही गए, वो सत्ता में लौटी नहीं है। शायद वह सत्ता में आ जाए, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। पहले एग्जिट पोल को लेकर जो आम आदमी पार्टी के तर्क देती है कि एग्जिट पोल तो हम लोग पहले भी देखे हैं, एग्जिट पोल तो हमेशा गलत हुए हैं, एग्जिट पोल रोती रही है। पहले हमको कब एग्जिट पोल ने दिल्ली में सत्ता दिखाई? हमको पंजाब में दिल्ली तो एग्जिट पोल बता ही नहीं रहे थे, हम तो चुनाव जीत गए। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल फेल हो गए। तो क्या वाकई, और लोगों के अंदर भी ये एक धारणा बन गई है कि एग्जिट पोल बेकार ही होता है, वो तो कभी रिजल्ट में चेंज ही नहीं होता है। तथ्य ये नहीं है। भारत में ज्यादातर समय एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं। सही का मतलब ये नहीं कि जितनी वो सीटें बताते हैं उतनी ही सीटें आ जाएं, लेकिन जिसको वो आगे बढ़ा हुआ बताते हैं कि इनकी सत्ता आ सकती है, इनकी सत्ता जा सकती है, ये आगे है, ये पीछे है। अगर 100 एग्जिट पोलों में से 85 एग्जिट पोल सफल हुए हैं तो 85% सफलता होती है, 15% असफलता को आप नहीं मान सकते। अब मैं लोकसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल, हालांकि उस समय भी कुछ बताने वाले थे ने भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त बहुमत की भविष्यवाणी की थी, वो चूंकि नहीं हुई, उसके आधार पर मजाक बनाया गया और कुछ चैनलों ने उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में एग्जिट पोल दिखाया ही नहीं। कुछ एजेंसियों ने बंद एग्जिट पोल किया जरूर, लेकिन उसको कहीं दिखाया नहीं या उनको कोई मिला नहीं। देखिए, उसको भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर टैली नहीं मिलती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरे देश का एग्जिट पोल फेल हो गया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो बड़े राज्य थे जहां इस प्रकार के परिणाम की संभावना नहीं थी। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को बिल्कुल अलग कर दीजिए लोकसभा चुनाव से। हरियाणा के जो 5-5 सीटें बीजेपी और 5-5 गई, उनको थोड़ा अलग कर दी और तब आप परिणाम देख लीजिए। केवल उत्तर प्रदेश का परिणाम इतना बुरा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी बदौलत बहुमत मिल जाती। महाराष्ट्र में वो पिछले परिणाम को दोहरा देती, उसके आसपास पहुंचती तो वो 300 क्रॉस कर जाती। और हरियाणा में तो बाकी राज्यों में नहीं एग्जिट पोल गड़बड़ साबित हुए। 2 राज्यों के कारण ये स्थिति बनी और वो कई बार एग्जिट पोल, मेरा अपना मानना है कि अगर सही जो उसके बने बनाए तरीके हैं सही तरीके से हो, उसमें थोड़ा एक्सपर्ट लोग रहें जिनको वोट की, पार्टियों की के बैकग्राउंड की, जातीय समीकरण की जो मुद्दे हैं, खासकर हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के थोड़ा पूर्व से लेके और अभी तक हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित जो एक राष्ट्रीय चेतना या जो राष्ट्रीय स्वाभिमान या राष्ट्र भाव जो है, उसके बारे में थोड़ी समझ हो और फिर उसको सही वोटिंग परसेंटेज निकाला जाए और वोटिंग परसेंटेज को जरा सीट में कन्वर्ट करने में कुछ डरे नहीं, जो आ रहा है उसको दिखाया जाए। तो एग्जिट पोल बिल्कुल सीट नहीं एग्जैक्ट बता सकता है, लेकिन ये बता देगा कि कौन पार्टी आगे कौन पार्टी पीछे है। अब जब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 2015 और 2020 में तो हमारा एग्जिट पोल फेल रहा, तो मेरे सामने ये एग्जिट पोल आपके पड़े हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले 2020 के जो एग्जिट पोल हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 2020 के एग्जिट पोल में ज़्यादातर, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी की विजय बताई थी। मेरे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 एग्जिट पोल हैं। 9 एग्जिट पोल में से सभी ने आम आदमी पार्टी को 2020 में बहुमत बताया था। ये अलग बात है कि उनको 62 सीट नहीं थी, लेकिन जन की बात ने 55 सीटें दी थी। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने 59 से 68 सीटें दी थी। पैट्रियोटिक वोटर ने 59 सीटें दी थी। टाइम्स नाउ ने 47 दिया था। न्यूज एक्स नेता ने 55 दिया था। इंडिया न्यूज नेशन ने 55, स्पीक मीडिया 43 से 55, एबीपी न्यूज सी वोटर 51 से 65, हमारी योजना 55 से 60 दिया था। आम आदमी पार्टी जानती है कि एग्जिट पोल आए थे, लेकिन झूठ बोलती है कि एग्जिट पोलों ने हमको तो ऐसा बताया। ये बात अलग है कि उनको जितनी सीटें आई, लेकिन ज़्यादातर ने तो लगभग 50-55 ऊपर दिया है, 60 के ऊपर भी लोगों ने दिया हुआ है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें दी थी, को किसी ने 15, 10, 23, 14, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई। लेकिन उसके भी कारण होते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज कहीं 2%, 1% से मार्जिन हो तो आप नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और आपको पता है कि जैसे मनीष सिसोदिया जी पटपरगंज से मात्र 3207 वोट से जीते थे, तो 3260 वोट से अगर जीत हो तो आप उसको कैसे दिखा सकते हो? तो किधर भी जा सकता है। उसी प्रकार से जो आदर्श नगद का जीत हार का अंतर था वो 1589 वोट से था। तो अब कोई इतना संभव नहीं है कि 1%, 2% के अंतर से वो सीट बाएं दाएं कहीं जा सकती है कि उसको दिखा दे, इसलिए अंतर आ गया। उसी प्रकार से अगर आप 2015 का भी देख लीजिए, 2015 का भी मैंने निकाल के रखा है, और 2015 का जो दिल्ली का एग्जिट पोल है उसको भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, क्योंकि 2015 के बारे में भी ये सब बता रहे। 2015 में आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, नहीं लग रहा था, लेकिन तब भी आपको बता रहा हूं कि ज़्यादातर जो एग्जिट पोल थे, उन एग्जिट पोलों ने आम आदमी पार्टी को आगे बताया था, बीजेपी को टक्कर में बताया था। इतना जरूर है, लेकिन ये नहीं कहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी। अब आपको मैं इंडिया टीवी सी वोटर ने 35 से 43 सीटें, इंडिया टुडे सीसेरो ने 38 से 46, एबीपी नियल्सन ने 43, टुडे चाणक्य 48, एक्सिस 53, न्यूज नेशन 41-45 और केवल डाटा मिनरल्स ने 31 सीटें दी थी। तो आप देख लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जिट पोल के रिजल्ट हमारे पास है, जिसमें से एक ने उनको बहुमत से पीछे माना था। उसने भी बीजेपी को बहुमत नहीं दिया था, 35 सीटें दी थी, कांग्रेस को 4 सीटें दे दी थी। तो इतना ही था। तो इसलिए ज़्यादातर एग्जिट पोल जो हुए हैं उन्होंने वो सही ट्रेंड दिया। आम आदमी पार्टी इस समय झूठ बोल रही है कि आपने कब बताया हमारे बारे में। अब मैं आपको पंजाब के 2022 के एग्जिट पोल को भी बता देता हूं, क्योंकि इसके बारे में भी हो रहा है कि आपने हमारे बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। देखिए, पंजाब में जो ओपिनियन पोल भी आ रहे थे, वो ज़्यादातर ओपिनियन पोल जो वोटिंग परसेंटेज बता रहे थे, उसमें आम आदमी पार्टी को हमेशा कांग्रेस से आगे बता रहे थे। एक भी ओपिनियन पोल ने आम आदमी पार्टी को पीछे नहीं बताया था। सीटों के मामला में भी एग्जिट पोल तो छोड़ दिए, जो ओपिनियन पोल थे वो भी आगे बता रहे हैं। अब मैं एग्जिट पोल में आपको बता दे रहा हूं। मेरे पास 10 एग्जिट पोल हैं, और 10 एग्जिट पोल में से अभी आप देख लीजिए, केवल एक एग्जिट पोल है इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो, जिसने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 39 से 59 और 27 से 37 आपको दिया था, लेकिन 9 ने आम आदमी पार्टी को आगे बताया था, और उसमें से केवल एक ने केवल उनको बहुमत से पीछे रखा था। बाकी सब ने बहुमत दिया था। मैं पढ़ दे रहा हूं। एबीपी न्यूज सी वोटर ने 51 से 61 सीटें दिया था। न्यूज एक्स ने 56 से 61 सीटें दिया था। इंडिया टुडे माई एक्सिस ने 76 से 90 दिया था। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने 100 दिया था। रिपब्लिक पी मार्क ने 62 से 70 दिया था। टाइम्स नाउ ने 70 दिया था। TV9 ने 56 से 61 दिया था। जी न्यूज़ ने 52 से 61 दिया था। तो अब इन अगर पोल और पोल्स देखते हैं, इन सब का हम अगर औसत निकाल देते हैं तो 92 सीटें होती है। औसत निकाल दिया, 92 सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी को आई थी। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ
कि सीट नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर आपको वोटिंग परसेंटेज अगर कम हो, मान लीजिए 5% से जीत हार का अंतर हो, और तो 5% में थोड़ा भी इधर उधर जा सकता है, लेकिन ट्रेंड बता देते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है, मैं दिल्ली का चुनाव परिणाम क्या होगा ये मैं इस समय भविष्यवाणी करूं न करूं, लेकिन ये है कि जो एग्जिट पोल हैं ज़्यादातर अगर ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पीछे, भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो उसका इतना मायने जरूर है कि बहुमत किसी को आए नहीं आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये परिणाम चिंताजनक होने वाला है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, इतना ट्रेंड गलत नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने पीछे का बैकग्राउंड बताया आपको कि एग्जिट पोल के बारे में जो प्रचार है वो सही नहीं है। मैंने आंकड़े सहित आपको बताया, इसको देखिए और फिर अनुमान लगाइए। अब इसके दूसरे भाग पर आते हैं। इसका दूसरा भाग है कि आम आदमी पार्टी की क्या वाकई ऐसी स्थिति थी कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यद्यपि मुख्यमंत्री नहीं है, उनके विरुद्ध एक वातावरण था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, या कांग्रेस ने की लड़ाई ने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया है। मेरे दृष्टि से ये तीनों बातें हैं। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है कि हम फ्री वीज देते हैं, जिसको मुफ्तखोरी हम कहते हैं एक शब्द में, उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, और उन्होंने जो महिलाओं को बस के मुफ्त पास दिए उसने निश्चित काम किया है। जो 200 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री दी है, वो झुग्गी झोपड़ियों वालों को उसका लाभ पहुंचा है, यद्यपि 200 से ज़्यादा यूनिट वालों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। जो 700 लीटर बिजली का पानी का है, तो वो कुछ जगहों पर हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में 2 महीने 3 महीने पर इतने बिल आ जाते थे कि लोग साल भर में पहले नहीं देते थे। लेकिन इनके कारण धीरे धीरे लोगों को ये लगा है और कि भाई ये तो अगर हमको दे रहा है, लेकिन इसके परिणाम क्या आ रहे हैं। दिल्ली की सड़कें ध्वस्त हो गई है। आपने झुग्गी झोपड़ी वालों को बिजली मुफ्त कर दी, लेकिन उनके यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों से निकल के पानी सड़कें पर आ रहे हैं, बरसात में पानी जाम रहता है, बिना बरसात के वहाँ गंदगी है, तो उनके लिए तो समस्या है। उस पानी में कई बार बिजली काटना पड़ता है, तो उनके लिए वो समस्या है। अगर बसें मुफ्त है लेकिन बस की ही संख्या कम है, 75% 80% बस खराब हो चुके हैं, नए बस उसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो वो समस्या है। जो इस देश में गाड़ी पर चलने वाले लोग हैं, केवल मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर भी मैं बात कर रहा हूँ, वो केवल 4 व्हीलर नहीं, उनको मालूम है कि सड़क पर चलते हैं तो सड़कों में कितने गड्ढे हैं और गाड़ियों की क्या हालत होती है। कई जगह एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, सड़कों पर पानी की हालत खराब है, पानी के कारण हालत खराब रहती है, जगह जगह गंदगी पड़े हुए हैं, किसी फुट ओवर ब्रिज की मरम्मती नहीं हुई, सब में जंग लगे हुए हैं। 10 साल में किसी फुट ओवर ब्रिज की मरम्मत नहीं हुई, किसी सड़क की मरम्मत नहीं हुई, नए सड़क नहीं बने। जो भी दिल्ली में सड़कें और फ्लाईओवर हैं, वो जो केंद्र सरकार ने बड़े बड़े हाईवेज बनाए हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, जिनको दिल्ली से रास्ता निकालना है, उनसे जरूर ही सड़कें दिल्ली में जरूर नहीं बनी है, थोड़ी लुटियंस जोन की, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। मोहल्ले क्लिनिक बनाए, उनकी हालत अच्छी नहीं, अस्पतालों की हालत खराब हो गई है। तो ये सारी चीजें लोगों ने देखा है कि दिल्ली की क्या हालत है। एक झुग्गी झोपड़ी के लिए दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र को नहीं दिया कि हमको यहां से जमीन चाहिए। और 2020 तक अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता था कि भैया उन्होंने तो सुख सुविधा ले ली, वो तो भ्रष्टाचार उनके यहाँ, लेकिन कोई दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन 2020 के बाद जो उनके मुख्यमंत्री का महल, जिसको शीश महल कहा जाता है, जो आए और पता चला कि भाई 5-5 फ्लैट की जगह उस मुख्यमंत्री के आवास के लिए लिया है। अब जितने कहा गया उसमें अतिरंजना हो सकती है, लेकिन इस प्रकार का भवन बनवा रहा है एक आदमी जो कल होकर के अपने लिए कहता था कि हम तो लेंगे ही नहीं, हम तो सरकारी आवास नहीं लेंगे। और उनको पास जो है जेड सिक्योरिटी प्लस सरकार ने दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने, जिसमें 68 सारे जवान होते हैं, 10 तो कमांडो होते हैं, उनके साथ एम्बुलेंस की टीम चलती है। इसके बावजूद पंजाब की सुरक्षा भी उनको सुरक्षा में चाहिए, जो लेना ही नहीं है। गाड़ियों के काफिले चलते हैं आम मंत्रियों की तरह, दूसरे मंत्रियों के साथ भी यही स्थिति है। जो शराब घोटाले का जो आरोप लगा है वो उसके बाद का काल का है, और कोर्ट ने उनके एफआईआर को क्वैश करने का न उनके, न मनीष सिसोदिया के, न किसी के भी, संजय सिंह के को स्वीकार नहीं किया। लंबे समय जेल में रहना पड़ा
और जेल में उनके आर्गूमेंट नहीं चला, सशर्त उनको जमानत मिली, तो लोगों को पार्टी के अंदर भी लगा कि भाई ये तो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, परिणाम जो भी आए न्यायालय में। तो ये सब उसके बाद की चीज़ें आई हैं। पार्टी में विद्रोह भी हुए उसके कारण। तो लोगों के अंदर एक उनको लेके वितृष्णा थी। और 10 साल की सत्ता में काम क्या हुआ ये लोग देख रहे। केंद्र हमको ये काम करने नहीं देता है जी, एलजी काम करने नहीं देता है जी, पुलिस हमको परेशान करती है जी। वो ये कहते रहते थे कि हमको तो जेल में डालना चाहती थी, पूरे चुनाव में यही कहते थे। अब चुनाव में तो उन्होंने चुनाव आयोग तक पर आरोप लगा दिया। और दिल्ली सबसे जो उनसे गलती हुई है, उन्होंने कहा था कि जमुना दिल्ली में चुनाव का मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने जो बयान दे दिया कि हरियाणा की सरकार ने दिल्ली के पानी में जहर मिला दिया है, जमुना के पानी में, ताकि दिल्ली के लोग मर जाएं, उसके कारण जमुना पर बहस हो गई कि जमुना के पानी को किसने खराब किया, हरियाणा में कैसा पानी है, जमुना में कैसा पानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी का आचमन करके दिखा दिया। और इनको तो ये आधी उसका दिखाने लगे वीडियो काट काट के कि देखो देखो वो तो पानी पी के फेंक दिया है, जबकि पहले पानी से वो नायब सिंह सैनी जी ने कुल्ला किया था, दूसरा पानी से उन्होंने आचमन किया, फिर शरीर पर डाला था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हरियाणा में जमुना बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन कम से कम इतना है कि लोग आराम से स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और वहाँ स्नान होते हैं। दिल्ली में तो वही स्थिति नहीं। कहा कि मुख्यमंत्री पी के दिखाएं, इनके पास तो कुछ था नहीं। और बाद में अजीब अजीब तर्क जी, अमोनिया बढ़ गया जी, फलाना बढ़ गया था, जहर, उसके कारण दिल्ली में बहस हो गई। और लोगों को लगा कि इस आदमी ने जमुना जी के लिए कुछ किया नहीं, 13-14 हजार करोड़ रुपए मिल गए, ठीक से एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, नालियों को दूसरी दिशा में मोड़ना था, मोड़ा नहीं, कुछ किया नहीं वहां। और जमुना के लिए भी दूसरे को दोषी ठहरा रहा है। सड़क के लिए कौन दोषी ठहराया जाएगा? तो जमुना का पानी इसने हमारी दिल्ली का ऐसा कर दिया है कि हमको खरीद करके पानी पी रहा था। मैं एक गाड़ी से आ रहा था, अभी टीवी के गाड़ी से, ड्राइवर ने कहा कि सर केजरीवाल ने तो मार दिया हम लोगों को, हमको 700 रुपया तो पानी का देता हूं, तो मैं उसमें कनस्तर में पानी मंगा के पीता हूं। बड़े लोग जो हैं वो बोतल वाली पानी मंगा के पीते हैं दिल्ली में आज मैं आपको बता रहा हूं कि 80% से ज़्यादा लोगों को किसी न किसी रूप में खरीद करके पानी पीना पड़ रहा है। ये दिल्ली की दशा हो गई है। तो लोगों ने सब मूल्यांकन किया कि हवा इतनी खराब है कि पूरी दुनिया में दिल्ली की बदनामी हो चुकी है और ईमानदारी का इनका सब कुछ निकल चुका है। तो ये जो यमुना के साथ जो है पहली जो ये मुद्दा बन गया कि जमुना किसने सराया है कि, और जमुना का इतना श्राद्ध क्यों है, कैसे आदमी झूठ बोल के कह रहा है कि जमुना में जहर डाल दिया। या बीजेपी के वोटर नहीं है क्या? यहाँ हरियाणा के वोटर नहीं है क्या? यहाँ तो भाजपा के भी लोग रहते हैं, अगर वो जमुना में जहर पिएंगे तो वो भी मरेंगे। तो लोगों ने फिर समझा कि इनको झूठ बोलने आता है। अब मैं ये नहीं, झूठ बोलता है आदमी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार ही जाएगी, हार सकती है। 2015 और 2020 का चुनाव परिणाम नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो कुछ सीटें बच रही है उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि एक तो उन्होंने वोटिंग अपना एक वोटर वर्ग खड़ा कर लिया है। जब आप जब फ्री बीज देते हैं और दूसरी पार्टी चूंकि बीजेपी भी उस लाइन में आगे घोषणा करती है, तो देने वाले में और कोई देगा इसके बीच थोड़ा अंतर होता है। हालांकि इन्होंने पंजाब में घोषणा कर दी, महिलाओं को 1000 नहीं दिया कि हम तो 5 साल के लिए घोषणा करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए गया, उसके कारण वोट छिटका। बीजेपी ने जो घोषणा किया वो दिया, वो भी लोगों के दिमाग में, इस पर भी बहस हुई है। हालांकि फ्री बीज की राजनीति से हम सब सहमत नहीं है। एक प्रकार से देश के काम करने वाले वर्ग को कामचोर और भ्रष्ट बनाना है। जब देश का काम करने वाला कामचोर हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, जो उसको मुफ्त खाने की लेने की आदत पड़ जाएगी, तो देश विकास नहीं कर सकता है। यह अलग से बहस का विषय है। तो इसलिए उनका एक दूसरा क्या है कि अपने ही पार्टी के अंदर एक निहित स्वार्थी वर्ग पैदा कर दिया, जिनको ठेके मिल रहे हैं, जिनको सरकारी काम मिल रहे हैं, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जो गार्ड के रूप में जगह जगह लग गए। एक बहुत बड़ा वर्ग, बिजनेस जिनके चल रहे हैं वो खड़ा हो जाता है, वो फिर आपके लिए काम करता है। ये दो उन्होंने ये काम किए हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा उन्होंने काम किया कि INDIA के नेताओं को ये समझ नहीं आया कि 2024 के परिणाम में अगर आप देख लीजिए तो बाकी राज्यों में बीजेपी को वोट मिले, और जहां वह हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में वो चुनाव में पीछे रही है, वहां भी उसको वोटिंग आया है। तो उन्होंने ये समझ लिया था कि हिंदुत्व इस समय इस देश में,
हिंदुत्व से अभिप्रेरित राष्ट्रभाव, राष्ट्रीय चेतना और बाकी जो है इस देश में वोट करने की स्थापित प्रवृत्ति है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए। वो जेल से निकलने के बाद केजरीवाल जी ने वंदे मातरम, भारत माता की जय, कोई INDIE का नेता वंदे मातरम मंच से नारा नहीं लगवाता है। देश को महाशक्ति बनाएंगे, आदर्श महाशक्ति बनाएंगे, हमारा देश महान संस्कृति धर्म का देश है, भाजपा तो धर्म विरोधी है, भाजपा को हराना है क्योंकि हमको इस भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाना है। फिर वो अयोध्या चले गए, अयोध्या में श्रीमती जी के साथ गए, वहाँ प्रभु राम लला के दर्शन किए, प्रणाम किए, आशीर्वाद लिया पंडितों का, वहाँ से उन्होंने बयान दिए, तस्वीरें खिंचाई। फिर दिल्ली में आकर के दिल्ली के मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को वेतन की घोषणा की, इमामों का वेतन 18 महीने से रोकवा दिया और उस आंदोलन को चलने दिया कि मैसेज चला जाए कि मुसलमानों को तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ जी, देना है तो हिंदुओं को देना है। फिर ये खबर फैली कि सत्ता में आएंगे तो मंदिरों के और गुरुद्वारों के बिजली के बिल और पानी के बिल माफ़ हो जाएंगे, उनको लगेगा ही नहीं। और उनको ये समझ में आ रहा था कि कांग्रेस चाहे जितनी लड़ाई लड़े, चूंकि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं इसलिए ज़्यादातर हम ही को देंगे, तो उसको उन्होंने देखा नहीं। तो इसके कारण जो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के प्रति, तो भाई नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, चाहे भाजपा का कोई नेता हो, उसकी प्रतिबद्धता जाहिर है, लंबे समय से वही इसको बोल रही है, काम कर रही है इस पर। सेकुलरिज्म का उस प्रकार से वो सेकुलरिज्म चिल्लाते नहीं। बाकी पार्टियां तो उनके दबाव में कहती हैं कि मैं हिंदुत्व विरोधी नहीं हूं, भाजपा नकली हिंदुत्व वाला है, लेकिन कोई अरविंद केजरीवाल जी की सीमा तक नहीं गया। तो वहां तक अरविंद केजरीवाल जी गए हैं। और जो इस समय महाराष्ट्र और हरियाणा की जो ट्रेंड था, उसने बीजेपी के वोटर को फिर से कंसोलिडेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास एक नए सिरे से जो लोकसभा चुनाव में लग रहा था कम हुआ, वो गया है। जो इस समय वक्फ संशोधन कानून का आया, उसका असर दिल्ली में भी है, जो देश में है दिल्ली में उसका असर है। जो कुछ भी हमको संभल में दिखाई दिया है, उसमें जो बीजेपी का स्टैंड रहा है, उसका असर है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने की है, उसका असर है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए और जिस ढंग से बजट आए हैं, जिसमें पहली बार मध्यम वर्ग के लिए इतना ध्यान रखा गया है, गरीब, किसान, मजदूर, उन सब का असर है। तो बीजेपी के पक्ष में भी एक माहौल है। ये कम से कम इतना तो तय हो गया था कि बीजेपी 2015 और 2020 जैसी बुरी स्थिति में नहीं रहेगी। और कांग्रेस लड़ जरूर रही थी, लेकिन कांग्रेस का जनाधार खत्म है, 4% उसके वोट बचे हैं। लेकिन उनके बोलने से भी केजरीवाल सरकार के विरुद्ध कुछ वातावरण बना। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व का साथ नहीं दिया। शुरू में अजय माकन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस तय होकर कैंसिल हो गया। जब राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने स्वयं बोला, और जब वो पोस्टर जारी कर दिए फोटो के साथ, उसके बाद राहुल गांधी जी उतरे। और उनकी भी प्रवृत्ति यही थी कि पहले जो देश में मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में आ रहे हैं बीजेपी के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर, वो कायम रहे, इसलिए ओखला से उन्होंने चुनाव अभियान शुरू किया। बाद में केजरीवाल पर अटैक किए, केजरीवाल जी पर अटैक किया, दूसरी जगह भी गए। लेकिन लोगों के अंदर यही गया कि ये मुस्लिम परस्ती की राजनीति कांग्रेस कर रही है, तो इसलिए उस रूप में उनको बहुत सफलता नहीं मिलने वाली है। कुछ जगह उनको वोट आ रही है, लेकिन उसकी भी क्षति आम आदमी पार्टी को हुई है, और उससे भी दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे बने हैं। तो वो सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 3 निष्कर्ष हैं कि एक तो एग्जिट पोल ज़्यादातर देश में सही साबित हुए हैं। दिल्ली में तो कभी कोई एग्जिट पोल गलत नहीं साबित हुआ। 2015, 2020, 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव, एग्जिट पोल दिल्ली में बिल्कुल सही साबित हुए हैं, अभी तक गलत साबित हुए ही नहीं है। तो इसलिए एक ट्रेंड बता रहा है। अब थोड़े बहुत वोट परसेंटेज का अगर अंतर हो कि आपको 1500, 2000 से, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जो उनको 53% वोट था, भाजपा को 38, तो 15% लगता है कि अंतर था। लेकिन वो केवल 21 सीटों पर था। 49 सीटों पर आम आदमी पार्टी 10% या उसके आसपास से जीती थी, उससे भी कम जीती थी। तो उसमें अगर 4%, 5% वोट इधर उधर हो जाए तो सीटें कहीं भी पलट सकती है, फिर कहीं भी पलट सकती है। लेकिन 2015, 2020 का चुनाव परिणाम नहीं होगा। ये वोटिंग के दौरान भी दिख रहा था, ये एग्जिट पोल से भी दिख रहा है, और परिणाम भी यही दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इस
इसका सब्सक्रिप्शन आप ही लोग बढ़ाइए, तभी मैं रेगुलर आपके पास आऊँगा और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए।